दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर बाकी बाज़ार में। तो कल के वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि सर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो चैप्टर है उसका टोटल थ्योरी जो है हम लोग कल के वीडियो में समाप्त कर चुके थे, है ना। टोटल थ्योरी जो है हमारा ख़त्म हो चुका था। अब आते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। एक बात हम आपको ना फर्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे, याद है अगर आपको, तो हम बताए थे कि अगर आप टोटल थ्योरी बढ़िया से अगर पढ़ लेते हैं, अगर आप लोग टोटल थ्योरी सर बढ़िया से आप लोग पढ़ लेते हैं तो क्या होगा कि सर 80 से 90% जो आपका अति लघु जो है ऐसा ही बन जाएगा, है ना। तो अगर नहीं पढ़े हो थ्योरी तो 2 वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया हुआ है, तो आप जा करके दोनों वीडियो को आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, फिर हम आपके पास अति लघु आते हैं, ठीक है। और अगर पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अति लघु उत्तरीय पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, याद है। तो उसमें पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण में जो एरो के क्या बोल रहा है, अभिकारक और प्रतिफलों को किन रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम आपको पढ़ाए थे सर कि जो अभिकारक जो है हमारे पास, एरो जो है वो करे रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को और प्रतिफलों को किन रूप में। तो एरो के, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एरो पढ़ते हैं, तीर को, ठीक है। तो एरो के जो लेफ्ट साइड है, बाईं ओर है, उसको हम लोग लिखते हैं क्या, अभिकारक को लिखते हैं। और दाईं ओर किसको लिखते थे, याद है, दाईं ओर प्रतिफल को। तो ये थ्योरी में ही बता दिए, आराम से बन जाता है आपको, है ना। तो आंसर लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में एरो के बाईं ओर अभिकारकों तथा दाईं ओर उत्पादों अर्थात प्रतिफलों को दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, सर क्यों किया जाता है। अगर हम ऐसे ही लिख दें, जैसे मान लो S2 लिख दिए, प्लस लिख दिए, O2 लिख दिए और S2 लिख दिए, अगर हम तीर चिन्ह का प्रयोग ना करें तो पता नहीं चलेगा हमको कि अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है। तो तीर चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम अभिकारक प्रतिफल को पहचान सके, साथ ही साथ परमाणुओं की संख्या भी स्पष्ट हो सके, परमाणुओं की क्या संख्या भी स्पष्ट पता चल सके, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्या समीकरण जो है H2Cl है ना, क्या समीकरण H2Cl और 2H2Cl संतुलित है। एकदम नहीं है बेटा, है क्या, देखो तो यहाँ पर क्या है। अच्छा, एक पॉइंट जो है छूटा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे H2 प्लस यहाँ पे Cl2 होता और यहाँ पे जो लिखा हुआ 2HCl ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 छूटा हुआ है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जिस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है उसी प्रकार से तो असंतुलित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl है। अब ऐसे लिखाता नहीं है सर, तो लिखाता क्या, किताब में आप मिलाइएगा तो ऐसे होगा H2 प्लस Cl2 और यहाँ होगा 2HCl, ठीक है। तो ये देखो हाइड्रोजन भी दूगो, यहाँ भी हाइड्रोजन दूगो, क्लोरीन भी दूगो, क्लोरीन भी दूगो, तो ये क्या है, संतुलित समीकरण है बेटा, ठीक है। क्या है सर, संतुलित समीकरण। अगला कह रहे उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तन हो जाता है। सरल प्रतिफलों में परिवर्तन, सरल प्रतिफल, अभिकारक जो है मतलब एक बड़ा सा प्रतिफल होगा, बड़ा सा अभिकारक होगा, और सरल प्रतिफल मतलब छोटे छोटे पदार्थों में बदल जाता है, तो उसको हम लोग बोले थे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक बड़े अणु टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल अणु में विभाजित हो जाती है, तो उसे बोले थे अपघटन। पीछे थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो वहाँ जाकर पढ़ लीजिएगा। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल स्पष्ट रूप से छोटे छोटे सरल भागों में बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पांचवा क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल जो है बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो 6 नंबर क्या है, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक, किस प्रकार के अभिक्रिया में अभिकारक अपने मूलकों का विनिमय करते हैं। बताए थे ना,
अपने आयनों का आदान प्रदान जब करेगा तो उसको बोले थे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। याद है? चलिए, तो आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। 7वां देखो, कह रहे उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखे। थ्योरी में पढ़ाए थे, थ्योरी में लिखाए थे कि नहीं? बताए थे ना समीकरण, तो बस उसी को लिख देना है। ऐसे नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। पीडीएफ के लिए आप जो है ना, पीडीएफ के लिए आप बताए थे, हम नंबर भी दिए थे आपको, ऐसे दे देते हैं दोबारा से। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको पे मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा प्लीज़। ठीक है, अगर एकदम इमरजेंसी हो तो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और उसमें हम शर्त बताए थे कि सर नंबर मिटा दें, नोट कर लिए होंगे, तो उसमें बताए थे कि आप अपना नाम लिख दीजिएगा और कहाँ से हैं बस उसको लिख दीजिएगा। और आपको पैसा लगेगा सर, क्या लगेगा पैसा, कि आपका जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट जो है हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे। 8वां नंबर पे कह रहा है क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? कॉपर Cu Fe से अधिक क्रियाशील है? क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? बताए थे पीछे, है ना? चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया है? एकदम है सर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, पढ़ा दिए थ्योरी में, है ना? थ्योरी हम लोग सब अभिक्रिया पढ़ लिए, संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जितने भी अभिक्रिया है सब के सब पढ़ लिए हैं। चलो बेटा आगे। फिर 11 नंबर है, हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताओ सर, हमारे शरीर में भोजन का पाचन जो है ना, अपघटन अभिक्रिया है प्रकार के। ऑक्सीकरण अपकरण में अगर पूछे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अपघटन कैसे है बताते हैं। आप रोटी इत्तर को खाते हैं, इत्तर को नहीं मतलब मान लो इतना बड़ा रोटी है तो उसको इतना इतना टुकड़ा में खाते हैं कि नहीं सर? लेकिन जब हम लोग संडास करते हैं तो रोटी तो उत्तर को नहीं रहता है, पूरा अपघटित एकदम अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर के छोटे 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 सारा अणु में क्या हो जाता है, वो परिवर्तित। तो इसी चीज़ को तो लिखे थे कि एक बहुत बड़ा अणु दो छोटे छोटे या दो से अधिक छोटे छोटे सारा अणु में क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो हमारा भोजन का पाचन भी कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। 12 प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण देना, तो दोनों आप उदाहरण नोट कर लीजिएगा। हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट 13 है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? क्या है खाद्य पदार्थ? पढ़ते हैं, क्या है खाद्य पदार्थ? कह रहे जब हम भोजन को खुली हवा में या खुली वातावरण में छोड़ देते हैं, कहाँ? लंबे समय तक। क्या सर? लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो उसमें दुर्गंध आने लगती है सर, उसी को बोलते हैं दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ। सिंपल सा है, आपके पास एक भोजन है, उसको आप लंबे समय तक वायु में छोड़ दीजिएगा तो उसमें गंध मारने लगता है ना, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, गंध मारने लगता है, तो उसी भोजन को अब हम बोल देते हैं कुछ दुर्गंध युक्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट। ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए क्या बताना है, क्या करना चाहिए? सर हम लोग रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर का। 15 समीकरण को संतुलित करें, है ना? देखो समीकरण आपका ये वाला है, इसको संतुलित करना है सर। यहाँ फेरस क्या है, देखो 1 मिनट, फेरस यहाँ 1 है, सल्फर 1 है ना, ऑक्सीजन 4 है, इसमें फेरस 2 है, ऑक्सीजन 3 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन फिर 2 है, फिर सल्फर 1 है, फिर ऑक्सीजन 3 है। तो टोटल देखो तो फेरस यहाँ टोटल हो गया कितना? 2, ऑक्सीजन हो गया 3, 2 5 और 3 8, हो गया कि नहीं? सल्फर हो गया 1 और ये 2, सल्फर 2 हो गया। तो इधर में हम 2 अगर लगा देते हैं तो सब काम खत्म हो जाएगा। देखो सल्फर फेरस यहाँ 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, फेरस 2, ऑक्सीजन 3, 2 5 और 3 8, 8 खत्म हो गया इधर से।
और कच्ची था, फेरस 2 गो था ना। अब 2 से जैसे ही लगाएं तो सल्फर भी 2 गो हो गया। यहाँ पर एस एगो है, एगो यहाँ एस एगो है, तो 2 गो हो गया कि नहीं। चलो ठीक है, यानी FeSO4 में खाली क्या लगेगा, 2 लगेगा। नेक्स्ट, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिसमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एकल यौगिक बनाता है। उदाहरण हाथ में आपका है, सॉरी कॉपी में आपका है, हाथ में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कर समीकरण NaOH प्लस HCl इतना द्वारा यौगिक निरूपित अभिक्रिया एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या हो सकता है। दूसरा नाम क्या हो सकता है सर। NaOH, उसका नाम हो सकता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, अभिक्रिया H2O प्लस F2 है ना, F मतलब फ्लोरीन, जिसको हम लोग फ्लोराइड पढ़ेंगे, HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक बताए थे, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, ठीक है, याद रखना। और अवकारक वैसा पदार्थ जो अवकरण की क्रिया करता है, अवकरण अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पे अवकरण ऑक्सीकरण की क्रिया कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संयोग कर रहा है ना ऑक्सीजन से, तो वो हो गया हमारे पास हाइड्रोजन जो है क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ता के साथ तनु HCl की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कैसे होती है, 1 मिनट यार, H2 हाइड्रोजन मुक्त होती है, ऐसे पर तीर ऊपर लगा हुआ रहेगा, पढ़ा दिए हैं। किंतु कॉपर तांबा के साथ यह अभिक्रिया नहीं होती, क्यों, क्योंकि तांबा जिंक की अपेक्षा क्या है, काम क्रियाशील धातु। तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर, जिंक जेडिन की अपेक्षा क्या है, कॉपर। तांबा जो है जिंक की अपेक्षा क्या है, काम क्रियाशील है, ठीक है, काम क्रियाशील, इसीलिए आंसर उतना ही सुन खाली होगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं अति लघु का सर। लास्ट क्वेश्चन है कि 1 मिनट, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। पेट्रोलियम गैस का ब्यूटेन, फार्मूला होता है C4H10, ठीक है। ब्यूटेन जो है पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है, समझ में आया। चलो अब अदर चीज़ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अति लघु तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 20 हम आपको करा दिए। थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, LPG में एक विशेष प्रकार की गंध पाया जाता है, किसके कारण, एथिल मरकैप्टन के कारण। फार्मूला C2H5SH, फार्मूला C2H5SH, यह है एथिल मरकैप्टन का फार्मूला। फिर LPG का मुख्य अवयव क्या है, अभी हम लोग पढ़े थे, ब्यूटेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, गोबर गैस का मुख्य उदाहरण क्या है बेटा, मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य उदाहरण मीथेन। LPG की 1 kg मात्रा को जलाने पर कितना ऊष्मा उत्पन्न होती है, 50 किलो जूल ऊष्मा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, LPG हवा से भारी होता है परंतु CNG हवा से क्या होती है, हल्की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। LPG क्या है, हवा से भारी होती है, हल्की। तो बेटा LPG जो है हमारा, ठीक है, LPG जो है हवा से भारी होता है परंतु CNG हवा से हल्की होती है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना, हवा से LPG भारी होगा, CNG हवा से क्या होगा, हल्का होगा। नेक्स्ट, CNG का मुख्य अवयव क्या है सर, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, उसका मुख्य अवयव है मीथेन। 80 से 90% उसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस से भी CNG को प्राप्त किया जाता है, किसको, प्राकृतिक गैस से भी CNG नहीं, सॉरी, LPG गैस को प्राप्त किया जाता है। CNG से भी प्राकृतिक गैस से भी हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, LPG प्राप्त कर सकते हैं। LPG नीले लौ के साथ जलता है। अगर पूछे कि बताओ LPG कैसे जलता है, तो नीले लौ के साथ, ठीक है। ये हमारा ऑफलाइन बैच है क्लास 11th का, ठीक है, जिसमें साइंस, हिंदी, इंग्लिश और ग्रामर, ये सब चीज़ आपको मात्र 500 रुपये में पढ़ाया जाता है। ऑफलाइन बैच है, ठीक है। ये हम आपको पहले बताए थे। कहाँ चलता है सर, तो कोचिंग का नाम मेरा प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, बाकी वजह चलता है, ठीक है। नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना होगा तो मैसेज ज़रूर करिएगा, या नेक्स्ट बैच में आप लोग ज़रूर आइएगा, है ना। 2026 जो 11 चालू होगा उसमें। चलो बेटा, 12 का ये 700 रुपया है, बाकी सब कुछ है। तो कल के वीडियो हम लोग चले,
लघु उत्तर ये कल पढ़ा देंगे, ठीक है। आज के वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं सर। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए।